Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज 7th क्लास का 10 चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे। देखिए 7th क्लास भी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा 6th क्लास भी देखिए कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। देखिए हिस्ट्री की जो क्लासेस हैं 6th और 7th क्लास मैंने आपकी कंप्लीट करा दी हैं। इसके अलावा देखिए जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी चल रही है जिसकी 6th क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, ये भी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद देखिए हम पॉलिटिकल साइंस भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी थ्योरी क्लासेस की। इसके अलावा देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपके साथ साथ स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें जुलाई का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब देखिए जो ये चैप्टर है आज हम जिसकी बात करने वाले हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो देखिए पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। इसके अलावा जिस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो इसलिए क्लास को देखिए एंड तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्लास देखिए जो 7th क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, इसलिए जितने भी क्वेश्चंस इस क्लास से बने हैं वो सारे क्वेश्चंस की जो पीपीटी है क्लास है वो मैं आपके अपलोड कर दूंगी, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। देखिए 18वीं शताब्दी की यहाँ पर बात हो रही है। 18वीं शताब्दी में बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो घटी। कौन कौन सी? तो देखिए ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। देखिए जो ब्रिटिश सत्ता है उसने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया। अब देखिए 18वीं शताब्दी में जो नए राज्यों का गठन हुआ, कौन कौन से नए राज्य हैं? तो देखिए मैं आपके थ्रू पहले मैं आपको बता देती हूँ किन किन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए बंगाल, हैदराबाद, मराठा, अवध, जाट, सिख और जो गुजरात है इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ राज्य हैं जिनका क्या हुआ, उदय हुआ। अब देखिए 18वीं शताब्दी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट। देखिए मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे। किसके सामने? मुगल साम्राज्य के सामने। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए इसके अनेक कारण थे। जो औरंगजेब थे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक, इन्होंने क्या किया, दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। अब देखिए जब संसाधन ही नहीं रहेंगे तो आप युद्ध के जो सेना है, सेना के साथ युद्ध किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हुई। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। देखिए जो इनकी कार्यकुशलता थी वो क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। ठीक है, इसी दौरान देखिए ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए जैसे जैसे इनके संसाधन खत्म होते गए वैसे ही इनका जो शासन था वो क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। इसलिए देखिए जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन होता चला गया। अब देखिए इसके बाद जो नए राज्यों का उदय हुआ वो कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को और प्रबल बना लिया। देखिए जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर समूह में बांटा जा सकता है। कौन कौन से समूह हैं? तो देखिए पहले हम बात करेंगे अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य हैं जो पहले मुगल प्रांत थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तो देखिए सेकंड यहाँ पर हैं ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वेतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तो देखिए जो राजपूत है उनके बारे में हम सेकंड पॉइंट पर बात करेंगे। इसके अलावा देखिए जो थर्ड हैं मराठा, सिख और जाटों के राज्य आते हैं। तो देखिए इन तीनों पॉइंट पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुराने मुगल प्रांत जिसके अंदर अवध, बंगाल और हैदराबाद आते हैं। ठीक है, तो पुराने मुगल प्रांत कौन कौन से? तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कौन कौन से? अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो देखिए फर्स्ट हैदराबाद के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए हैदराबाद जिसकी स्थापना निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने 1724 से लेकर 1748 तक जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो वो कौन थे? निज़ाम उल मुल्क थे। ये क्वेश्चन देखिए सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट में मैं आपको कराऊंगी। मुगल बादशाह फारूक सियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे ये। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार भी सौंप दिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है 1720 से 1722 के मध्य
दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से, देखिए ये क्या थे, दक्कन प्रांतों के सूबेदार थे, पहले से ही थे। इसी की वजह से जो आसफ जहाँ थे उनके पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन पर पूरा नियंत्रण उनका था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है अवध। किसके बारे में हम देखेंगे, अवध के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बुरहान उल हक शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। कौन, अवध। ठीक है, अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बुरहान उल हक ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गए। ठीक है, तो देखिए ये बात हुई अवध की। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बंगाल। देखिए मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होता गया। किनके नेतृत्व में, तो देखिए मुर्शिद कुली खान थे, कहाँ के, बंगाल के। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के नायाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर ये तीनों राज्य जो अवध, बंगाल और हैदराबाद थे, उनके लिए कर वसूली के लिए इन्होंने इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदार कौन होते थे, तो देखिए जो कर वसूल करते थे, जो राजस्व वसूल करते थे, उनको बोला जाता था इजारेदार। अब देखिए इजारेदारी की जो प्रथा थी वो मुगलों द्वारा नापसंद की गई। इजारेदारी की प्रथा क्या होती, तो देखिए इजारेदारी की प्रथा होती थी जो सबसे ज़्यादा अधिक क्या करता था, बोली लगाता था भूमि की, उनको ही क्या करा जाता था, तो भूमि होती थी वो ठेके पर दी जाती थी, इसलिए इजारेदारी प्रथा उसको कहा जाता था। मुगलों द्वारा यह जो प्रथा है वो नापसंद की गई, लेकिन 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये जो प्रथा है वो फैल गई थी। ठीक है, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये प्रथा फैल गई थी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है देखिए राजपूतों की वतन जागीरी। क्या है, राजपूतों की वतन जागीरी। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट में अवध के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा बंगाल के बारे में पढ़ लिया है, और जो आपका हैदराबाद था वो भी हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया। देखिए जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर था वो था राजपूतों के बारे में। तो देखिए राजपूतों के बारे में भी यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे घराने थे जो मुगल व्यवस्था में क्या थे, संलग्न थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य में संलग्न थे। लेकिन देखिए जोधपुर के राजा जो अजीत सिंह है उनको गुजरात की सूबेदारी मिली, और जो अंबर के समाई राजा जयसिंह थे उनको मालवा की सूबेदारी मिल गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है किनके बारे में, राजा जयसिंह के बारे में। देखिए जो राजा जयसिंह हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। समाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। किनके बारे में बात हो रही है, तो देखिए राजा जयसिंह के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 6 वर्ष के लिए मालवा के। अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। देखिए कितनी, 5 वेधशालाओं का निर्माण इन्होंने किया, जो कहाँ कहाँ पर थी, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में थी। अब देखिए जयपुर में सबसे फेमस है इनकी जंतर मंतर, जिसको कहा जाता है। तो देखिए उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया था। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। देखिए जो खगोलीय पिंड हैं, काफ़ी खगोलीय पिंड वहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी उपकरण है जिससे क्या है, समय की पहचान की जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है, कभी आप जाएंगे तो देखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है आज़ादी हासिल करना। अब देखिए आज़ादी हासिल करना ये आपका थर्ड पॉइंट था, जिसमें सिख, मराठों और जाट के बारे में बोला गया। तो देखिए सबसे पहले सिख के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था। देखिए 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसमें पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिख ने अपने आप को जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों को ही, इनकी संयुक्त सेनाओं को दल खालसा कहा गया। तो देखिए इन्होंने क्या किया, पहले तो जत्थों में और दूसरा इन्होंने मिसलों में संगठित किया। जो संयुक्त सेनाएं थी उनको क्या कहा गया, उनको दल खालसा कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मराठा। देखिए मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था।
जिसमें देखिए सबसे मेन थे शिवाजी, जिनका जो कार्यकाल था 1627 से लेकर के 1680 में। इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी ने प्रायद्वीप मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य की प्रभावी शक्ति जो थी वो चितवान ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। तो देखिए जो शिवाजी जी के बाद में जो बनी उसको क्या बोला गया, तो उनको पेशवा बोला गया, जिन्होंने पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, पुणे जो थे वो मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो देखिए पुणे किसकी राजधानी बन गया, मराठा राज्यों की राजधानी बन गया। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। 1730 तक अधिपति मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का भी अधिकार मिल गया इनको। तो देखिए चौथ और सरदेशमुखी जो कर है वो आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ये किनके द्वारा किस क्षेत्र में लगाया गया था, तो मराठों के द्वारा लगाया गया था। अब देखिए चौथ और सरदेशमुखी कर है क्या, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए चौथ कर क्या होता है, चौथ शब्द संस्कृत के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 1/4। तो देखिए जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% जो है वो क्या होता था, चौथ कर इनको मिलता था। ठीक है, ये वसूलते थे। दूसरा देखिए सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो कर था प्राचीन समय में मराठा क्षेत्र में भूमि कर वसूली का कार्य भूमि कर अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इन्हें देशमुख कहते थे। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको, देशमुख कहा जाता था। इस प्रथा से ये अधिकारी प्राय किसानों से अधिक कर वसूली कर अपने वेतन की राशि को बढ़ाते रहते थे। देखिए ये क्या करते थे, अधिक कर वसूलते रहते थे और अपनी जो धनराशि है उसको क्या करते थे, बढ़ाते रहते थे। इसीलिए शिवाजी ने इस प्रथा में संशोधन करके देशमुखों को संपूर्ण राज्य में संग्रहित आय का 10% वेतन दिए जाने की व्यवस्था की। तो देखिए इनको 10% वेतन दिया जाएगा, इस चीज़ की इन्होंने व्यवस्था की जो सरदेशमुखी व्यवस्था कहलाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 to 10% क्या होता है, सरदेशमुखी कर होता है। ठीक है, तो देखिए सरदेशमुखी कर क्या होता है, जो मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाता था। जो कर वसूलते थे, कर वसूलने वाले लोगों को जो कर दिया जाता था वो क्या होता था, 9 to 10% कर होता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में देखिए मराठा में दिया गया था। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है। तो देखिए बाजीराव के बारे में ये कुछ पॉइंट दिए गए थे जो मैंने आपको बता दिए। देखिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर है जाट। तो देखिए जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए गए थे, 3 पॉइंट थे, 3 प्रमुख राज्यों में बांटा गया था। पहला पॉइंट में आपको अवध, बंगाल और हैदराबाद मैंने कराया है। ठीक है, बंगाल और हैदराबाद। सेकंड में देखिए आपको राजपूतों के बारे में बताया गया। ठीक है, राजपूत। और जो थर्ड पॉइंट था उसमें सिख थे, मराठा थे। देखिए सिख थे, मराठा थे और कौन थे, जाट थे। तो देखिए जाट लास्ट पॉइंट यहाँ पर है। देखिए अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। देखिए जो सूरजमल थे उनके समय में जाटों की जो शक्ति थी वो पराकाष्ठा पर पहुंची। पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1756 से लेकर 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्यों को जो आधुनिक राजस्थान में है संगठित किया। देखिए भरतपुर में क्या थे, जाट राज्य को संगठित किया गया। इसके अलावा देखिए सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें से भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो देखिए कौन सा था, लोहागढ़ का किला, जो सबसे फेमस किला था कहाँ पर, भरतपुर में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके शासन में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं हासिल की थी। तो देखिए किसके साम्राज्य में की थी, बहादुर शाह द्वितीय के, शाहजहां के, अकबर के या फिर औरंगजेब के। तो देखिए यहाँ पर जो बात हुई है वो औरंगजेब के बारे में हुई है। मुगल साम्राज्य ने सबसे बड़ी जो क्षेत्रीय सीमाएं हासिल की थी वो किसके कार्यकाल में, तो औरंगजेब के कार्यकाल में हासिल की थी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों द्वारा चौथ और सरदेशमुखी के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, आय के स्रोत को बढ़ावा,
अपने प्रदेशों का विस्तार करना, अपने राजनीतिक प्रभाव को मजबूत करना, उपयोग में एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए जो कर यहाँ पर लगाए गए थे वो किस चीज़ के लिए थे? आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए। किस चीज़ के लिए? आय के स्रोत को बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। निज़ाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए निज़ाम उल मुल्क ने कौन से राज्य की स्थापना की थी? तो हैदराबाद की स्थापना की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके अलावा कुछ रह गए होंगे तो वो आपको देखिए जो 7th क्लास है वो आज आपकी कंप्लीट हो गई है। हिस्ट्री की 7th क्लास भी कंप्लीट हो गई जिसके 10 चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं। इनके जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में बने हैं वो सारे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।